Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, assistant professor in history. आज हम दूसरा पेपर ले रहे हैं, पेपर 2 आधुनिक विश्व का इतिहास। उसमें हम नया टॉपिक ले रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण एवं चमत्कारी व्यक्तियों में शामिल किया जाता है। नेपोलियन को क्रांति पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वह फ्रांस के क्रांतिकारी दशक 1789 से 1799 के तृतीय एवं अंतिम चरण डायरेक्टरी का शासनकाल अर्थात 1795 से 1799 में व्याप्त शासकीय दुर्बलता तथा सैनिकवाद के उत्कर्ष की पैदाइश था। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अध्ययन काल क्रमानुसार 4 भागों में किया जा सकता है। पहला, नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन एवं डायरेक्टरी के शासन 1795 से 1799 के अधीन उसका उत्कर्ष। दूसरा, नेपोलियन द्वारा सत्ता का अधिग्रहण 1799 एवं प्रथम कौंसल के रूप में उसकी गतिविधियां 1799 से 1804। तीसरा, नेपोलियन सम्राट के रूप में 1804 से 1815 और साम्राज्य का उत्कर्ष एवं चरम 1804 से 1808। और चौथा, नेपोलियन का साम्राज्य पतन एवं पटाक्षेप 1808 से 1815। तो पहले हम ले रहे हैं नेपोलियन का पहला भाग, नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन एवं डायरेक्टरी के शासन के अधीन उसका उत्कर्ष। पहले हम ले रहे हैं नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में कॉर्सिका द्वीप के अजासियो नामक स्थान पर हुआ था। नेपोलियन के जन्म से एक वर्ष पूर्व ही 1768 में इस द्वीप को फ्रांस ने इटली में स्थित जेनेवा के रिपब्लिक से खरीदा था। उल्लेखनीय है कि रूसों ने 1762 में एक पूर्वानुमान के आधार पर यह विचार व्यक्त किया था कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कॉर्सिका का यह छोटा सा द्वीप एक दिन यूरोप को चमत्कृत कर देगा, और रूसों की यह भविष्यवाणी सत्य निकली। नेपोलियन का परिवार मूलतः इटली का था। नेपोलियन के पिता चार्ल्स बोनापार्ट पेशे से वकील थे और कुलीन वर्ग से संबंधित थे, लेकिन वे नाम मात्र के ही कुलीन रह गए थे क्योंकि उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन जी रहे थे। नेपोलियन की माता लेटिटिया रमोलिनो अत्यंत सुंदर एवं दृढ़ संकल्प युक्त महिला थी। चार्ल्स बोनापार्ट एवं लेटिटिया रोमोलिनो के 8 संतानें थीं, 5 लड़के और 3 लड़कियां। नेपोलियन उनका दूसरा पुत्र था। नेपोलियन की प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस में ब्रियन तथा पेरिस के सैनिक विद्यालयों में सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति के आधार पर हुई। नेपोलियन की मातृभाषा इटालियन थी और उसने फ्रेंच भाषा भी सीखी। नेपोलियन ने गणित विषय में अपनी योग्यता प्रदर्शित की। इतिहास एवं भूगोल भी उसके रुचिकर विषय थे। 16 वर्ष की अवस्था में नेपोलियन की सैनिक शिक्षा समाप्त हो गई और उसे सेना के तोपखाना विभाग में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। फ्रांस में क्रांति आरंभ होने के बाद नेपोलियन को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। वह 1792 में पुनः पेरिस आ गया। इसके बाद 5 अक्टूबर 1795 को पेरिस में राजतंत्रवादियों के एक समूह ने जब राष्ट्रीय सम्मेलन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तब इस विद्रोह का अपने तोपखाने के कुशल संचालन के माध्यम से दमन करने में नेपोलियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर नेपोलियन ने फ्रांस के गणतंत्र की रक्षा की। डायरेक्टरी के शासनकाल के दौरान नेपोलियन को विशेष प्रगति का अवसर मिला। बोनापार्ट को 1796 में इटली के सैनिक अभियान का कमांडर नियुक्त किया गया। इस अभियान पर जाने से 2 दिन पूर्व ही नेपोलियन ने एक सुंदर विधवा स्त्री जोसेफिन ब्यूहार्नेस, जो उससे 6 वर्ष बड़ी थी और 2 बच्चों की मां थी, से विवाह कर लिया। अब हम लेंगे इटली का सैनिक अभियान 1796-1797। नेपोलियन का इटली अभियान 1796 से 1797 तक चला। इस अभियान की समीक्षा इन शब्दों में की जाती है: वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। He came, he saw and he conquered। हेजन के शब्दों में बोनापार्ट का प्रथम इटली अभियान सैनिक दृष्टि से एक अति श्रेष्ठ अभियान था, युद्ध की कला का एक आदर्श प्रतिमान। इस सैनिक अभियान के अंतर्गत नेपोलियन ने 35,000 उत्साही फ्रांसीसी सैनिकों के साथ आल्प्स पर्वतमाला की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्हें ऑस्ट्रिया एवं सार्डिनिया की सम्मिलित सेनाओं का सामना करना पड़ा। इस सेना में लगभग 70,000 व्यक्ति थे। नेपोलियन की सेना शत्रुओं की तुलना में न केवल आधी थी बल्कि पूरी तरह सुसज्जित भी नहीं थी।
लेकिन नेपोलियन का सैनिक चातुर्य और कौशल विपक्षी सेनाओं पर भारी पड़ गया। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया की सैनिक टुकड़ियों को संगठित होने का अवसर नहीं दिया और उसने अलग अलग मोर्चों पर लड़ने की नीति बनाई। उसने पहले ऑस्ट्रिया की सैनिक टुकड़ी को हराकर उसे पूरब की ओर भगा दिया। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा और सार्डिनिया को परास्त करके सार्डिनिया की राजधानी ट्यूरिन की ओर बढ़ा। सार्डिनिया ने घबराकर नेपोलियन के साथ संधि कर ली और फ्रांस को सेवॉय और नाइस के प्रांत दे दिए गए। इसके बाद नेपोलियन ने अपना ध्यान ऑस्ट्रिया की सेना पर केंद्रित किया। पो नदी को पार कर नेपोलियन की सेनाएं आगे पहुंची, लेकिन ऑस्ट्रिया की सेनाएं एडा नदी के पीछे चली गईं। ऑस्ट्रिया की सेना ने अपनी तोपों का जाल बिछा रखा था, लेकिन बोनापार्ट ने हिम्मत नहीं हारी। ऑस्ट्रिया की तोपों की अग्निवर्षा की परवाह न करते हुए नेपोलियन की सेनाओं ने आगे बढ़कर ऑस्ट्रिया की तोपों पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया की सेनाएं पीछे हटकर मांटुआ के दुर्ग में छिप गईं। 1796 को नेपोलियन ने मिलान शहर पर अधिकार कर लिया, लेकिन वियना तक पहुंचने के लिए मांटुआ पर अधिकार करना जरूरी था। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया की सेनाएं ये भली भांति जानती थीं कि यदि मांटुआ उनके हाथ से निकल गया तो इटली पर उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। नेपोलियन की सेनाओं ने मांटुआ के दुर्ग को घेर लिया। आगामी 8 महीनों में 1796 से 1797 के मध्य ऑस्ट्रिया ने मांटुआ के दुर्ग को बचाने के लिए 4 बार अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी, लेकिन हर बार नेपोलियन की सैनिक कुशलता के कारण उन्हें परास्त होना पड़ा। नेपोलियन की सेनाएं द्रुत गति से आक्रमण कर ऑस्ट्रिया की सैनिक टुकड़ियों को विभाजित अवस्था में परास्त कर देती थीं। नेपोलियन का सितारा अब बुलंदी पर था। इटली के सैनिक अभियान के दौरान नेपोलियन ने इस प्रकार कार्य किया जैसे कि वह ही राज्य का प्रमुख हो। उसने डायरेक्टरी की सलाह के बिना ही अपने तरीके से अनेक कार्य किए। उसने इटली के छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से कुछ को अपनी इच्छा से नई इकाइयों में गठित कर दिया। उसने जेनोवा के रिपब्लिक को फ्रांस के गणतंत्रात्मक संविधान का प्रारूप देकर लिग्यूरिन रिपब्लिक बना दिया। नेपोलियन ने पोप से भी उसके कुछ राज्य ले लिए। नेपोलियन ने वेनिस के रिपब्लिक पर भी अधिकार कर लिया, जो यूरोप के प्राचीनतम एवं गौरवशाली राज्यों में से एक था। नेपोलियन ने पोप तथा वेनिस के राज्यों से प्राप्त भूमि को मिलान नगर से जोड़कर एक नए गणतंत्र की स्थापना की। ऑस्ट्रिया में नेपोलियन राजा महाराजाओं की भांति अपना दरबार भी लगाने लगा था। 17 अक्टूबर 1797 को ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ कैंपो फॉर्मियो की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। तदनुसार लोम्बार्डी एवं बेल्जियम का क्षेत्र ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को दे दिया। इटली वासियों के लिए नेपोलियन एक महान व्यक्ति के रूप में अवतरित हुआ, जिसने उन्हें ऑस्ट्रिया के निरंकुशतावाद एवं प्राचीन सामंतवाद से मुक्ति दिलाई। दूसरी ओर युद्ध में विजयों से प्राप्त काफी धनराशि नेपोलियन ने फ्रांस भेजकर वहां अपनी स्थिति मजबूत बना ली। 28 वर्ष की उम्र में ही बोनापार्ट फ्रांस का राष्ट्रीय नायक बन गया। दूसरा है मिस्र का सैनिक अभियान 1798-1799। 19 मई 1798 को नेपोलियन 38,000 लोगों की सेना एवं 400 वाहनों के बेड़े के साथ तोलो नगर से मिस्र के लिए रवाना हुआ। भूमध्य सागर में ब्रिटिश नौसेना से बचते हुए नेपोलियन आगे बढ़ा। उसने माल्टा पर अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हुए वह जून के अंत में मिस्र पहुंचा। मिस्र उस समय तुर्की के सुल्तान के अधीन था, लेकिन मिस्र के वास्तविक शासक मामेलुक थे, जो वहां की सामंती सैनिक जाति थी। पिरामिडों के युद्ध 21 जुलाई 1798 में नेपोलियन की सेनाओं ने मामेलुकों को करारी मात दी। इस युद्ध के फलस्वरूप नेपोलियन ने काहिरा पर अधिकार कर लिया। अब वह मिस्र का मालिक था, लेकिन नेपोलियन की यह सफलता बहुत क्षणिक सिद्ध हुई। 1 अगस्त 1798 को एडमिरल नेल्सन के नेतृत्व में ब्रिटिश जहाजी बेड़े ने नेपोलियन के जहाजी बेड़े पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। यह युद्ध नील नदी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पराजय के फलस्वरूप नेपोलियन को अपने जहाजी बेड़े से हाथ धोना पड़ा और अब वह अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ मिस्र में अकेला रह गया। लेकिन नेपोलियन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना आक्रामक तेवर बनाए रखा। 1799 में उसने सीरिया पर आक्रमण कर दिया और वह नवीन विजयों से अपने सैनिकों का उत्साह बनाए रखना चाहता था तथा भारत या कुस्तुनतुनिया की तरफ प्रयाण जारी रखने का स्वप्न संजोए हुए था। लेकिन वह अपनी उम्मीदों में सफल नहीं हो पाया। मिस्र से सीरिया तक का रेगिस्तानी रास्ता अनेक मुश्किलों से भरा हुआ था। अंत में परेशान होकर वह अपने सैनिकों के साथ काहिरा वापस आ गया। बोनापार्ट को
लेकिन अब यह एहसास हो चुका था कि पूर्वी साम्राज्य के उसके स्वप्न को साकार कर पाना संभव नहीं है, न ही मिस्र में दीर्घकालीन अधिकार रख पाना। अतः बोनापार्ट ने मिस्र के सैनिक अभियान को किसी विश्वस्त अधिकारी के हाथ में छोड़कर स्वयं फ्रांस लौट जाने का निश्चय किया। फ्रांस में हो रही घटनाओं के समाचार सुनकर उसका निश्चय दृढ़ हो गया और 21 अगस्त 1799 की रात्रि को चुपचाप अपने चुनिंदा साथियों के साथ फ्रांस के लिए रवाना हो गया। 1801 में फ्रांस की सेना को परास्त होकर मिस्र से भागना पड़ा। इस प्रकार मिस्र में फ्रांस के सैनिक अभियान की समाप्ति हुई। डायरेक्टरी के सदस्य अक्षमता एवं भ्रष्टाचार के कारण जनता का विश्वास खो चुके थे। नेपोलियन के लिए यह एक उपयुक्त अवसर था सत्ता के अधिग्रहण का। फ्रांस की जनता भी चाहती थी कि नेपोलियन जैसा कोई सशक्त व्यक्ति सत्ता के केंद्र में हो। नेक्स्ट है डायरेक्टरी का अंत तथा नेपोलियन द्वारा सत्ता का अधिग्रहण। नेपोलियन की षड्यंत्रकारी योजना के तहत नवंबर 1799 को फ्रांस में एक राज्य विप्लव घटित हुआ, जिसने डायरेक्टरी का अंत कर नेपोलियन को फ्रांस की सत्ता के केंद्र में स्थापित कर दिया। डायरेक्टरी के स्थान पर अब फ्रांस में काउंसुलेट की स्थापना की गई, जिसके 3 कौंसल सदस्य होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, सीएस एवं ड्यूकस या ड्यूकोस। नेपोलियन को प्रथम कौंसल नियुक्त किया गया।